एक क्रिसमस ट्रेजेडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आओ सुनें इन कहानी में, जहां रहस्य की हर परत खुलती है एक नई कहानी के साथ। आज हम लेकर आए हैं अगाथा क्रिस्टी की एक अनोखी कहानी, एक क्रिसमस ट्रेजेडी। एक ऐसा किस्सा जहां उत्सव की चमक के बीच छिपा है साजिश का अंधेरा। बर्फ से ढकी एक शांत क्रिसमस शाम, हंसी, संगीत और उपहारों के बीच मिस मार्पल की नजरें पकड़ लेती हैं कुछ ऐसा जो बाकी सबकी नजरों से छूट जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं, यह है एक हत्या की भविष्यवाणी जो सच साबित होती है उस पल जब कोई सोच भी नहीं सकता था। बत्तियां मंद कर लीजिए, अपनी कुर्सी के पास गर्म चाय रख लीजिए और सुनिए अगाथा क्रिस्टी की रहस्यमयी कहानी, ए क्रिसमस ट्रेजेडी। मिस मार्पल के साथ मुझे एक शिकायत करनी है, सर हेनरी क्लिथरिंग ने कहा। एकत्रित दल की ओर देखते हुए उनकी आंखें धीरे से चमक उठीं। कर्नल बेंट्री पैर फैलाए मेंटेलपीस को ऐसे घूर रहे थे मानो परेड में कोई अपराधी सैनिक हो। उनकी पत्नी चुपके से देर से डाक से आए बल्बों की सूची पर नजर गड़ाए हुए थीं। डॉक्टर लॉयड जेन हेलियर को खुले दिल से प्रशंसा से देख रहे थे और वह खूबसूरत युवा अभिनेत्री खुद सोच में डूबी हुई अपने गुलाबी पॉलिश वाले नाखूनों को देख रही थी। केवल वह बुजुर्ग कुंवारी महिला मिस मार्पल सीधी बैठी थी और उसकी फीकी नीली आंखें सर हेनरी की आंखों से एक चमक के साथ मिली। एक शिकायत, वह बुदबुदाई, एक बहुत गंभीर शिकायत। हम 6 लोगों का दल हैं, हर लिंग के 3 प्रतिनिधि, और मैं दलित पुरुषों की ओर से विरोध करती हूं। आज रात हमें 3 कहानियां सुनाई गईं और उन 3 पुरुषों ने। मैं इस बात पर आपत्ति जताती हूं कि महिलाओं ने अपना उचित हिस्सा नहीं निभाया है। ओह, श्रीमती बेंट्री ने आक्रोश से कहा, मुझे यकीन है कि हमने निभाया है। हमने बहुत ही समझदारी से आपकी बात सुनी है। हमने सच्चा स्त्रीत्व दिखाया है, खुद को सुर्खियों में नहीं लाना चाहती। यह एक बेहतरीन बहाना है, सर हेनरी ने कहा, लेकिन यह नहीं चलेगा और अरेबियन नाइट्स में एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो आगे बढ़ो शहराजादे। क्या मेरा मतलब मुझसे है? श्रीमती बेंट्री ने कहा, लेकिन मुझे बताने लायक कुछ नहीं पता। मैं कभी खून या रहस्य से घिरी नहीं रही। मैं खून पर बिल्कुल जोर नहीं देती, सर हेनरी ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप तीनों महिलाओं में से किसी एक के पास कोई पसंदीदा रहस्य है। अब आइए मिस मार्पल, 4 वुमन का विचित्र संयोग या माताओं की बैठक का रहस्य। सेंट मैरी मीड में मुझे निराश मत करना। मिस मार्पल ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें आपकी रुचि हो, सर हेनरी। बेशक हमारे अपने छोटे मोटे रहस्य होते हैं। एक था चुने हुए झींगों का गिल जो इतनी बेतुकी तरह गायब हो गया, लेकिन उसमें आपकी रुचि नहीं होगी क्योंकि यह सब इतना मामूली निकला। हालांकि यह मानव स्वभाव पर काफी प्रकाश डालता है। आपने मुझे मानव स्वभाव पर मोहित होना सिखाया है, सर हेनरी ने गंभीरता से कहा। आपका क्या हाल है मिस हेलियर? कर्नल बेंट्री ने पूछा। आपके कुछ दिलचस्प अनुभव जरूर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर लॉयड ने कहा। मैं, जेन ने कहा। तुम्हारा मतलब, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं जो मेरे साथ हुआ था, या तुम्हारे किसी दोस्त के साथ? सर हेनरी ने सुधारा। ओह, जेन ने स्पष्टता से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कभी कुछ हुआ है। मेरा मतलब उस तरह की कोई बात नहीं। फूल, जाहिर है, और अजीब संदेश, लेकिन यह तो सिर्फ मर्दों के साथ होता है ना? मुझे नहीं लगता। वह रुकी और विचारों में खोई हुई प्रतीत हुई। मुझे लगता है कि हमें झींगों वाला वह महाकाव्य बनाना ही होगा, सर हेनरी ने कहा। तो अब मिस मार्पल, आपको अपने मजाक का बहुत शौक है, सर हेनरी। झींगे तो बस बकवास हैं, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो मुझे एक घटना याद आती है। कम से कम कोई घटना नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा गंभीर, एक त्रासदी। और मैं एक तरह से इसमें शामिल थी, और मैंने जो किया उसके लिए मुझे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल भी पछतावा नहीं। लेकिन सेंट मैरी मीड में ऐसा नहीं हुआ।
इससे मुझे निराशा हुई, सर हेनरी ने कहा, लेकिन मैं सहन करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता था कि हमें आप पर व्यर्थ भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद को एक श्रोता के भाव में स्थापित कर लिया। मिस मार्पल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे ठीक से बता पाऊंगी, उन्होंने चिंतित होकर कहा। मुझे डर है कि मैं बहुत ज्यादा भटक जाऊंगी। कोई बात भटक जाती है, बिल्कुल बिना यह जाने कि वह ऐसा कर रहा है, और हर तथ्य को उसके सही क्रम में याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपनी कहानी गलत तरीके से बताऊं तो आप सभी को मेरा साथ देना होगा। यह बहुत समय पहले हुआ था। जैसा कि मैं कह रहा हूं, इसका सेंट मैरी मीट से कोई लेना देना नहीं था। असल में इसका संबंध एक हाइड्रो। क्या आपका मतलब सीप्लेन से है? जेन ने चौड़ी आंखों से पूछा। तुम्हें पता नहीं होगा प्रिय, श्रीमती बेंट्री ने कहा और समझाया। उनके पति ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जानवरों जैसी जगहें, बिल्कुल जानवरों जैसी। जल्दी उठना होगा और गंदा पानी पीना होगा। बहुत सी बूढ़ी औरतें इधर उधर बैठी हैं। बदमिजाज बकवास। हे भगवान, जब मैं सोचती हूं। अब आर्थर, श्रीमती बेंट्री ने शांति से कहा, तुम्हें पता है कि इसने तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा काम दिया। बहुत सी बूढ़ी औरतें इधर उधर बैठकर बदनामी की बातें कर रही हैं, कर्नल बेंट्री ने घुरघुराते हुए कहा। मुझे डर है कि यह सच है, मिस मार्पल ने कहा। मैं खुद। मेरी प्यारी मिस मार्पल, कर्नल भयभीत होकर चिल्लाया। एक पल के लिए भी मेरा मतलब यह नहीं था। गुलाबी गालों और हाथ के एक छोटे से इशारे से मिस मार्पल ने उसे रोक दिया। लेकिन यह सच है कर्नल बेंट्री, मैं बस इतना कहना चाहती हूं। मुझे अपने विचार याद करने दो। हाँ, जैसा कि आप कहते हैं, बदनामी की बातें करना, खैर यह खूब होता है और लोग इसे बहुत नापसंद करते हैं, खासकर युवा लोग। मेरे भतीजे जो किताबें लिखते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही चतुराई भरी किताबें, ने बिना किसी सबूत के लोगों के चरित्र को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बारे में कुछ बेहद तीखी बातें कही हैं, और यह कितना दुष्ट है वगैरह। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी युवा कभी सोचना बंद नहीं करता। वे वास्तव में तथ्यों की जांच नहीं करते। निश्चित रूप से इस मामले का सार यही है। बकवास, जैसा कि आप इसे कहते हैं, कितनी बार सच होती है। और मुझे लगता है कि अगर, जैसा कि मैं कहता हूं, उन्होंने वास्तव में तथ्यों की जांच की होती तो वे पाते कि यह 10 में से 9 बार सच होती है। यही बात लोगों को इससे इतना परेशान करती है। प्रेरित अनुमान, सर हेनरी ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। यह वास्तव में अभ्यास और अनुभव की बात है। मैंने सुना है कि एक मिस्र विज्ञानी, अगर आप उसे उन अजीब और गरीब छोटे भृंगों में से एक दिखाएं, तो वह आपको उस चीज के रूप और स्पर्श से बता सकता है कि वह ईसा पूर्व किस काल की है, या यह बर्मिंघम की नकल है। और वह ऐसा करने के लिए हमेशा कोई निश्चित नियम नहीं बता सकता। वह बस जानता है उसका जीवन ऐसी चीजों से निपटने में बीता है। और यही मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत बुरी तरह मुझे पता है। मेरा भतीजा, जिन्हें फालतू औरतें कहता है, उनके पास बहुत समय होता है और उनकी मुख्य रुचि आमतौर पर लोगों में होती है। और इसलिए आप देखिए, वे वही बन जाती हैं जिन्हें कोई विशेषज्ञ कह सकता है। आजकल के युवा, वे उन चीजों के बारे में बहुत खुलकर बात करते हैं जिनका जिक्र मेरे बचपन में नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी ओर उनका मन बेहद मासूम होता है। वे हर किसी और हर चीज पर विश्वास करते हैं, और अगर कोई उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है तो बहुत ही धीरे से। वे कहते हैं कि आपके पास विक्टोरियन दिमाग है, और वे कहते हैं वह सिंक जैसा है। आखिर, सर हेनरी ने कहा, सिंक में क्या खराबी है? बिल्कुल, मिस मार्पल ने उत्सुकता से कहा। यह किसी भी घर में सबसे जरूरी चीज है, लेकिन जाहिर है रोमांटिक नहीं। अब मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मेरी भी हर किसी की तरह अपनी भावनाएं हैं, और कभी कभी बिना सोचे समझे कही गई बातों से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं जानती हूं कि सज्जन लोग घरेलू मामलों में रुचि नहीं लेते, लेकिन मैं अपनी नौकरानी एथेल का जिक्र जरूर करूंगी। एक बहुत ही सुंदर लड़की और हर तरह से मददगार। उसे देखते ही मुझे एहसास हो गया कि वह एनी वेब और बेचारी श्रीमती ब्रूइट की लड़की जैसी ही है।
अगर मौका मिला तो मेरा और तुम्हारा उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए मैंने उसे महीने में जाने दिया और उसे एक लिखित प्रमाण दिया कि वह ईमानदार और गंभीर है। लेकिन निजी तौर पर मैंने बूढ़ी श्रीमती एडवर्ड्स को उसे साथ न ले जाने की चेतावनी दी और मेरा भतीजा रेमंड बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि उसने इतनी बुरी बात, हाँ बुरी, कभी नहीं सुनी। खैर, वह लेडी एस्टन के पास गई, जिन्हें चेतावनी देने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगी। और क्या हुआ? उसके अंतर वस्त्रों के सारे फीते काट दिए गए और हीरे के 2 ब्रोच छीन लिए गए और वह लड़की आधी रात को चली गई और उसके बाद से उसका कभी पता नहीं चला। मिस मार्पल रुकी, एक लंबी सांस ली और फिर आगे बोली, आप कहेंगे कि इसका कैस्ट एंड स्पा हाइड्रो में जो हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक तरह से है। यही कारण है कि जब मैंने सैंडर्स को पहली बार साथ देखा तो मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं हुआ कि वह उसे भगा ले जाना चाहता है। अरे, सर हेनरी ने आगे झुकते हुए कहा। मिस मार्पल ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। जैसा कि मैं कह रही हूं, सर हेनरी, मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं था। मिस्टर सैंडर्स एक बड़े, सुंदर, लाल चेहरे वाले, बहुत ही मिलनसार और सबके बीच लोकप्रिय व्यक्ति थे और अपनी पत्नी के साथ उनसे ज्यादा अच्छा व्यवहार कोई नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे पता था वह उसे भगा ले जाना चाहते थे। मेरी प्यारी मिस मार्पल, हाँ मुझे पता है, मेरा भतीजा रेमंड वेस्ट यही कहा करता था। वह मुझसे कहता था कि मेरे पास सबूत का कोई साया नहीं है। लेकिन मुझे वॉल्टर होन्स याद है, जिसने ग्रीन मैन रखा था। एक रात अपनी पत्नी के साथ घर लौटते हुए वह नदी में गिर गई और उसने बीमा के पैसे वसूल किए। और 1-2 और लोग जो आज तक बेखौफ घूम रहे हैं। एक तो वाकई हमारे ही जीवन स्तर का। अपनी पत्नी के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने स्विट्जरलैंड गया था, पर्वतारोहण के लिए। मैंने उसे जाने से मना किया। बेचारी मुझ पर गुस्सा नहीं हुई, जैसा कि उसे होना चाहिए था। वह सिर्फ हंसी। उसे यह अजीब लगा कि मेरे जैसा अजीब बूढ़ा उसके हैरी के बारे में ऐसी बातें कह रहा है। खैर, एक दुर्घटना हुई और हैरी अब किसी और औरत से शादी कर चुका है। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मुझे पता था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। ओह मिस मार्पल, मिसेस बेंट्री चिल्लाईं, तुम्हारा मतलब ये नहीं है? मेरी प्यारी, ये बातें बहुत आम हैं, वाकई बहुत आम। और सज्जन लोग खास तौर पर लुभाए जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर कोई चीज दुर्घटना जैसी लगे तो बहुत आसान है। जैसा कि मैंने कहा, सैंडर्स के साथ मुझे तुरंत पता चल गया। वह एक ट्राम में थी। वह अंदर से भरी हुई थी और मुझे ऊपर जाना पड़ा। हम तीनों उतरने के लिए उठे और मिस्टर सैंडर्स का संतुलन बिगड़ गया और वे अपनी पत्नी से टकरा गए, जिससे उनका सिर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। सौभाग्य से कंडक्टर एक बहुत ही हट्टा कट्टा युवक था और उसने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन निश्चित रूप से वह एक दुर्घटना रही होगी। बेशक यह एक दुर्घटना थी, इससे ज्यादा आकस्मिक कुछ भी नहीं लग सकता था। लेकिन मिस्टर सैंडर्स मर्चेंट सर्विस में थे, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। और जो आदमी एक खतरनाक झुकी हुई नाव पर अपना संतुलन बनाए रख सकता है, वह ट्राम के ऊपर अपना संतुलन नहीं खोता अगर मेरी जैसी बूढ़ी औरत नहीं खोती। मुझे मत बताओ। कम से कम हम ये मान सकते हैं कि आपने अपना मन बना लिया था, मिस मार्पल, सर हेनरी ने कहा। तभी मन बना लिया था। बुढ़िया ने सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन था। और उसके कुछ ही देर बाद सड़क पार करते समय हुई एक और घटना ने मुझे और भी पक्का कर दिया। अब मैं आपसे पूछती हूं, मैं क्या कर सकती थी? सर हेनरी, यहां एक अच्छी, संतुष्ट, खुश, छोटी शादीशुदा औरत थी जिसकी जल्द ही हत्या होने वाली थी। मेरी प्यारी औरत, आप तो मेरी सांसें रोक लेती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों की तरह आप भी तथ्यों का सामना नहीं करेंगी। आप यह सोचना पसंद करेंगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा था और मुझे यह पता था। लेकिन इंसान कितना दुखद रूप से विकलांग होता है। उदाहरण के लिए, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता था और उस युवती को चेतावनी देना
मैं समझ सकता था, बेकार होगा। वह उस आदमी के प्रति समर्पित थी। मैंने बस उनके बारे में जितना हो सके पता लगाने का काम अपने हाथ में ले लिया। आग के चारों ओर कढ़ाई बुनाई करने के कई मौके मिलते हैं। श्रीमती सैंडर्स, उनका नाम ग्लेडिस था, बात करने को तैयार थीं। लगता है उनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। उनके पति के पास कुछ संपत्ति थी जो उनके पास आ रही थी, लेकिन फिलहाल उनकी हालत बहुत खराब थी। दरअसल वे उसकी थोड़ी सी कमाई पर गुजारा कर रहे थे। यह कहानी पहले भी सुनी जा चुकी है। वह इस बात पर अड़ी थीं कि वह पूंजी को छू नहीं पा रही हैं। लगता है कहीं ना कहीं किसी को थोड़ी अक्ल जरूर थी, लेकिन पैसा वसीयत करने के लिए उनका था, यह मुझे पता चला। और उन्होंने और उनके पति ने शादी के तुरंत बाद एक दूसरे के नाम वसीयत कर दी थी। बहुत ही मार्मिक। बेशक जब जैक के मामले ठीक हो गए, दिन भर यही बोझ था और इस बीच वे वाकई बहुत मुश्किल में थे। दरअसल ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, सब नौकरों के बीच, और आग लगने की स्थिति में बहुत खतरनाक। हालांकि हुआ यूं कि उनकी खिड़की के ठीक बाहर आग से बचने का रास्ता था। मैंने ध्यान से पूछा कि क्या कोई बालकनी है। खतरनाक चीजें, बालकनी, एक धक्का, जानते हो, मैंने उससे वादा करवाया था कि वह बालकनी में ना जाएगी। मैंने कहा कि मुझे एक सपना आया है। इससे वह प्रभावित हुई। कभी कभी अंधविश्वास के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। वह एक गोरी लड़की थी, रंग रूप थोड़ा धुंधला था और उसकी गर्दन पर बालों का एक बेतरतीब गुच्छा था। बहुत भोली। उसने वही दोहराया जो मैंने उसके पति से कहा था, और मैंने देखा कि वह एक दो बार मुझे उत्सुकता से देख रहा था। वह भोला नहीं था और वह जानता था कि मैं उस ट्राम में थी, लेकिन मैं बहुत चिंतित थी, बहुत चिंतित, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे टालूं। मैं हाइड्रो में कुछ भी होने से रोक सकती थी, बस कुछ शब्द कहकर उसे दिखा सकती थी कि मुझे शक है, लेकिन इसका मतलब था कि वह अपनी योजना को बाद के लिए टाल देगा। नहीं, मुझे यकीन होने लगा था कि एकमात्र रणनीति एक साहसिक रणनीति थी, किसी न किसी तरह उसके लिए जाल बिछाना। अगर मैं उसे अपनी पसंद के तरीके से उसकी जान लेने के लिए उकसा सकूं, तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा और उसे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, चाहे वह उसके लिए कितना भी बड़ा झटका क्यों ना हो। तुम तो मेरी सांसें रोक देते हो, डॉक्टर लॉयड ने कहा। तुम कौन सी कल्पनीय योजना अपना सकते हो? मैं एक योजना बना लेती। कोई बात नहीं, मिस मार्पल ने कहा, लेकिन वह आदमी मुझसे ज्यादा चालाक था। उसने इंतजार नहीं किया। उसने सोचा कि मुझे शक हो सकता है, इसलिए मेरे यकीन करने से पहले ही उसने हमला कर दिया। वह जानता था कि मुझे किसी दुर्घटना का शक होगा, इसलिए उसने इसे हत्या बना दिया। एक हल्की सी आह निकली। मिस मार्पल ने सिर हिलाया और अपने होंठ गंभीरता से भींच लिए। मुझे डर है कि मैंने यह बात बहुत अचानक कह दी। मुझे कोशिश करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था। मुझे हमेशा इसके बारे में बहुत कड़वाहट महसूस होती है। मुझे लगता है कि मुझे किसी भी तरह इसे रोकना चाहिए था, लेकिन निस्संदेह ईश्वर को सबसे अच्छा पता था। मैंने हर हाल में वही किया जो मैं कर सकता था। हवा में एक अजीब तरह का भयानक एहसास था, जिसे मैं केवल अजीब तरह से भयानक एहसास के रूप में वर्णित कर सकता हूं। ऐसा लग रहा था कि हम सभी पर कुछ भारी पड़ रहा है। दुर्भाग्य की भावना। सबसे पहले जॉर्ज था, हॉल का दरबान। वर्षों से वहां था और सभी को जानता था। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया था और चौथे दिन उसका निधन हो गया। बहुत दुखद, सभी के लिए एक वास्तविक झटका, और वह भी क्रिसमस से 4 दिन पहले। और फिर घर की एक नौकरानी, कितनी अच्छी लड़की, एक सेप्टिक उंगली, वास्तव में 24 घंटे में मर गई। मैं मिस ट्रोलोप और बूढ़ी मिसेस कारपेंटर के साथ ड्राइंग रूम में थी, और मिसेस कारपेंटर बिल्कुल ही भयानक व्यवहार कर रही थीं। सबका भरपूर आनंद ले रही थीं। तुम्हें पता है, मेरे शब्दों पर ध्यान दो, उसने कहा, यह अंत नहीं है। तुम्हें कहावत पता है, 3 के बिना कभी 2 नहीं होते। मैंने इसे बार बार सच साबित किया है। एक और मौत होगी, इसमें कोई शक नहीं, और हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 के बिना कभी 2 नहीं होते।
जब उसने आखिरी शब्द कहे, सिर हिलाया और बुनाई की सलाइयां क्लिक की, तो मैंने संयोग से ऊपर देखा और मिस्टर सैंडर्स दरवाजे पर खड़े थे। बस 1 मिनट के लिए वह चौंक गए और मैंने उनके चेहरे पर साफ साफ भाव देखा। मैं मरते दम तक यही मानूंगी कि उस भयानक मिसेज कारपेंटर के शब्दों ने ही उसके दिमाग में यह सब डाला था। मैंने उसके दिमाग को काम करते देखा। वह अपने मिलनसार अंदाज में मुस्कुराते हुए कमरे में आगे आया। क्या मैं आप महिलाओं के लिए क्रिसमस की कोई खरीदारी कर सकता हूं? उसने पूछा। मैं अभी केस्टन जा रहा हूं। वह 1-2 मिनट रुका, हंसता बोलता रहा और फिर बाहर चला गया। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं परेशान था और मैंने तुरंत कहा, श्रीमती सैंडर्स कहाँ हैं? क्या किसी को पता है? श्रीमती ट्रोलोप ने बताया कि वह अपनी कुछ सहेलियों मोर्टिमर के पास ब्रिज खेलने गई हैं और इससे मुझे उस समय के लिए राहत मिली। लेकिन मैं अभी भी बहुत चिंतित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। लगभग आधे घंटे बाद मैं अपने कमरे में गया। वहां मुझे मेरे डॉक्टर कोल्स मिले, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे जब मैं ऊपर जा रहा था, और चूंकि मैं उनसे अपने गठिया के बारे में सलाह लेना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें वहीं अपने कमरे में ले गया। उन्होंने मुझे गोपनीयता से, उन्होंने कहा, उस बेचारी लड़की मैरी की मौत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैनेजर नहीं चाहते कि यह खबर फैले, इसलिए मैं इसे अपने तक ही रखूंगा। बेशक मैंने उसे यह नहीं बताया कि हम सब पिछले 1 घंटे से किसी और बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे। उस बेचारी लड़की के आखिरी सांस लेने के बाद से ये बातें हमेशा तुरंत पता चल जाती हैं और उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति को यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर कोल्स हमेशा एक सीधे साधे बेशर्म इंसान थे जो अपनी मनचाही बात मान लेते थे, और बस यही बात मुझे 1 मिनट बाद चौंका गई। जाते हुए उन्होंने बताया कि सैंडर्स ने उन्हें अपनी पत्नी को देखने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था कि वह हाल ही में कुछ ज्यादा ही बीमार थीं, अपच वगैरह। अब उसी दिन ग्लेडिस सैंडर्स ने मुझसे कहा था कि उनका पाचन बहुत अच्छा है और वे इसके लिए शुक्रगुजार हैं। देखा, उस आदमी के बारे में मेरे सारे शक 100 गुना बढ़कर सच हो गए। वह रास्ता तैयार कर रहा था। किस लिए? डॉक्टर कोल्स मेरे यह तय करने से पहले ही चले गए कि उनसे बात करूं या नहीं। हालांकि अगर मैं सच में बोलती भी तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या कहूं। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, वह आदमी सैंडर्स ऊपर वाली मंजिल से सीढ़ियों से नीचे उतर आया। वह बाहर जाने के लिए तैयार हो चुका था और उसने मुझसे फिर पूछा कि क्या वह शहर में मेरे लिए कुछ कर सकता है। मैं उस आदमी के साथ इतना ही कर सकती थी कि उसके साथ शालीनता से पेश आ सकूं। मैं सीधे लाउंज में गई और चाय का ऑर्डर दिया। मुझे याद है, अभी 5:30 बजे थे। अब मैं आगे क्या हुआ, यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए बहुत उत्सुक हूं। 6:45 बजे जब मिस्टर सैंडर्स आए, तब मैं अभी भी लाउंज में था। उनके साथ 2 सज्जन थे और वे तीनों ही थोड़े जिंदा दिल थे। मिस्टर सैंडर्स अपने दोनों दोस्तों को छोड़कर सीधे मेरे पास आ गए, जहां मैं मिस ट्रोलोप के साथ बैठी थी। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी को क्रिसमस का एक तोहफा देने वाले थे, जिसके बारे में वह हमसे सलाह चाहते थे। वह एक शाम का बैग था। और देखिए देवियों, उन्होंने कहा, मैं तो बस एक साधारण नाविक हूं। मुझे ऐसी चीजों के बारे में क्या पता। मुझे 3 तोहफे मंजूरी के लिए भेजे गए हैं और मैं उन पर एक विशेषज्ञ की राय चाहता हूं। हमने कहा, जाहिर है कि हमें उनकी मदद करके खुशी होगी, और उन्होंने पूछा कि क्या हमें ऊपर आने में कोई आपत्ति है, क्योंकि अगर वह सामान नीचे ले गए तो उनकी पत्नी किसी भी पल आ सकती हैं। इसीलिए हम उनके साथ ऊपर चले गए। आगे जो हुआ मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे अपनी छोटी उंगलियों में झुनझुनी महसूस हो रही है। मिस्टर सैंडर्स ने बेडरूम का दरवाजा खोला और लाइट जला दी। मुझे नहीं पता कि हम में से किसने इसे पहले देखा। मिसेस सैंडर्स जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थीं, मृत। मैं सबसे पहले उनके पास पहुंचा। मैं घुटनों के बल बैठा और उनका हाथ पकड़कर उनकी नब्ज टटोली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
उनका हाथ ठंडा और अकड़ा हुआ था। उनके सिर के पास रेत से भरा एक मोजा पड़ा था, वही हथियार जिससे उन्हें मारा गया था। मिस ट्रोलोप, एक बेवकूफ, दरवाजे के पास कराह रही थीं और अपना सिर पकड़े हुए थीं। सैंडर्स ने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, और उनके पास दौड़े। मैंने उन्हें छूने से रोका। देखिए, मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था कि उन्होंने ऐसा किया है, और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसे वह ले जाना या छिपाना चाहते हों। किसी भी चीज को छुआ नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा। अपने आप को संभालिए मिस्टर सैंडर्स। मिस ट्रोलोप, कृपया नीचे जाकर मैनेजर को बुला लीजिए। मैं वहीं रुका रहा, लाश के पास घुटनों के बल। मैं सैंडर्स को इस मामले में अकेला नहीं छोड़ने वाला था। फिर भी मुझे मानना पड़ा कि अगर वह आदमी अभिनय कर रहा था तो कमाल का अभिनय कर रहा था। वह स्तब्ध, हतप्रभ और बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। बाद में उन्होंने मुझे नीचे बुलाया। मैं ऊपर गया। इंस्पेक्टर वहां एक मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। वह देखने में बहुत ही समझदार आदमी था और मुझे वह पसंद आया। मिस जेन मार्पल, उसने कहा। हाँ, मैं समझता हूं महोदया कि जब मृतक का शव मिला था तब आप वहां मौजूद थीं। मैंने कहा था कि मैं वहां मौजूद था और मैंने ठीक ठीक बताया कि क्या हुआ था। मुझे लगता है कि उस बेचारे के लिए यह राहत की बात थी कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसके सवालों का सुसंगत जवाब दे सके, क्योंकि उसे पहले सैंडर्स और एमिली ट्रोलोप से निपटना पड़ा था, जो मुझे लगता है पूरी तरह से हतोत्साहित थीं। वह होंगी वह मूर्ख। मुझे याद है कि मेरी प्यारी मां ने मुझे सिखाया था कि एक सज्जन महिला को हमेशा सार्वजनिक रूप से खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे वह निजी तौर पर कितनी भी लापरवाही क्यों न बरते। एक सराहनीय सिद्धांत, सर हेनरी ने गंभीरता से कहा। जब मैंने अपनी बात पूरी की तो इंस्पेक्टर ने कहा, धन्यवाद महोदया, अब मुझे आपसे एक बार फिर शव को देखने के लिए कहना पड़ रहा है। क्या यह ठीक उसी स्थिति में पड़ा था जब आप कमरे में दाखिल हुई थीं? इसे किसी भी तरह से हिलाया नहीं गया है। मैंने समझाया कि मैंने श्री सैंडर्स को ऐसा करने से रोका था और इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। सज्जन बहुत परेशान लग रहे हैं, उन्होंने टिप्पणी की। लगता तो है। हाँ, मैंने उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने लगता तो है पर कोई खास जोर दिया है, लेकिन इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखा। तो हम मान सकते हैं कि लाश बिल्कुल वैसी ही है जैसी मिली थी, उन्होंने कहा। टोपी को छोड़कर हाँ, मैंने उत्तर दिया। इंस्पेक्टर ने तेजी से ऊपर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है टोपी से? मैंने समझाया कि टोपी बेचारी ग्लेडिस के सिर पर थी, जबकि अब वह उसके बगल में पड़ी थी। मुझे लगा जाहिर है कि पुलिस ने ऐसा किया है। हालांकि इंस्पेक्टर ने इसका जोरदार खंडन किया। अभी तक कुछ भी हिलाया या छुआ नहीं गया था। वह उस बेचारी लेटी हुई आकृति को उलझन भरी भौहों से देखता रहा। ग्लेडिस ने अपने बाहरी कपड़े पहने हुए थे, एक बड़ा गहरा लाल ट्वीड कोट जिस पर धूसर फर कॉलर था। टोपी, लाल कपड़े की एक सस्ती चीज, उसके सिर के पास पड़ी थी। इंस्पेक्टर कुछ मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा, खुद पर भौहें चढ़ाए। तभी उसे एक विचार आया। क्या आपको याद है महोदया, कानों में बालियां थीं या नहीं, या मृतक आदतन बालियां पहनता था? अब सौभाग्य से मुझे ध्यान से देखने की आदत है। मुझे याद आया कि टोपी के किनारे के ठीक नीचे मोतियों की एक चमक थी। हालांकि मैंने उस समय इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मैं उसके पहले प्रश्न का उत्तर हाँ में दे पाया तो बस बात बन गई। महिला के गहनों के डिब्बे में सेंध लगाई गई थी। मैं समझता हूं कि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं थी और उसकी उंगलियों से अंगूठियां निकाल ली गई थीं। हत्यारा जरूर बालियां भूल गया होगा और हत्या का पता चलने के बाद उन्हें लेने आया होगा। एक अच्छा ग्राहक, या शायद। उसने कमरे में चारों ओर देखा और धीरे से कहा, हो सकता है कि वह इसी कमरे में छिपा रहा हो हर समय। लेकिन मैंने उस विचार को नकार दिया। मैंने समझाया, बिस्तर के नीचे देखा था और मैनेजर ने अलमारी के दरवाजे खोल दिए थे और कोई जगह नहीं थी जहां कोई आदमी छिप सके। यह सच है कि अलमारी के बीच में टोपियों वाली अलमारी बंद थी, लेकिन चूंकि वह अलमारियों वाली एक छोटी सी जगह थी,
इसलिए वहां कोई नहीं छिप सकता था। जब मैंने यह सब समझाया तो इंस्पेक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आपकी बात मानूंगा मैडम, उन्होंने कहा। ऐसे में जैसा कि मैंने पहले कहा था, वह जरूर वापस आया होगा, एक बहुत ही अच्छा ग्राहक। लेकिन मैनेजर ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी ले ली। यह तो कुछ भी नहीं है। बालकनी और आग से बचने का रास्ता, चोर इसी रास्ते से आया था। क्यों? जैसा कि हो ही नहीं सकता। तुमने उसे काम पर परेशान किया। वह खिड़की से बाहर निकल जाता है और जब तुम सब चले जाते हो तो वह वापस आकर अपना काम करने लगता है। तुम्हें यकीन है? मैंने कहा कि कोई चोर था। उसने रूखेपन से कहा, अच्छा, ऐसा ही लग रहा है ना? लेकिन उनके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे संतुष्ट कर दिया। मुझे लगा कि वे शोक संतप्त विधुर की भूमिका में मिस्टर सैंडर्स को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। देखिए, मैं इसे साफ साफ स्वीकार करता हूं। मैं पूरी तरह से उस विचार के अधीन था जिसे मेरे विचार से हमारे पड़ोसी फ्रांसीसी आइडिया फेक्स कहते हैं। मुझे पता था कि वह आदमी सैंडर्स अपनी पत्नी को मरवाना चाहता था। मैंने उस अजीब और अद्भुत संयोग को स्वीकार नहीं किया। मिस्टर सैंडर्स के बारे में मेरे विचार, मुझे इस बात का पूरा यकीन था, बिल्कुल सही और सच्चे थे। वह आदमी एक बदमाश था। हालांकि उसके दुहक के पाखंडी अनुमानों ने मुझे एक पल के लिए भी धोखा नहीं दिया। मुझे याद है कि उस समय मुझे लगा था कि उसका आश्चर्य और घबराहट अद्भुत रूप से व्यक्त की गई थी। वे बिल्कुल स्वाभाविक लग रहे थे। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे स्वीकार करना होगा कि इंस्पेक्टर से बातचीत के बाद मेरे मन में एक अजीब सा संदेह पैदा हुआ, क्योंकि अगर सैंडर्स ने यह भयानक काम किया होता तो मैं कोई भी कल्पनीय कारण नहीं सोच सकता था कि वह आग से बचने के रास्ते से वापस क्यों आएगा और अपनी पत्नी के कानों से बालियां क्यों लेगा। ऐसा करना समझदारी की बात नहीं होती, और सैंडर्स वाकई बहुत समझदार आदमी थे। इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि वह इतने खतरनाक हैं। मिस मार्पल ने अपने श्रोताओं की ओर देखा। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। इस दुनिया में अक्सर अप्रत्याशित ही होता है। मुझे पूरा यकीन था और शायद इसी बात ने मुझे अंधा कर दिया था। नतीजा मेरे लिए एक सदमा था, क्योंकि यह साबित हो गया था किसी भी संदेह से परे कि मिस्टर सैंडर्स ने यह अपराध नहीं किया होगा। श्रीमती बेंट्री आश्चर्य से आह भर उठी। मिस मार्पल उनकी ओर मुड़ी। मुझे पता है मेरी प्यारी, जब मैंने यह कहानी शुरू की थी तो आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तथ्य तो तथ्य होते हैं, और अगर कोई गलत साबित होता है तो उसे बस विनम्र होना चाहिए और फिर से शुरुआत करनी चाहिए। मैं जानती थी कि मिस्टर सैंडर्स दिल से एक हत्यारे थे, और मेरे इस दृढ़ विश्वास को कभी कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं हुई। और अब मुझे उम्मीद है आप खुद असली तथ्य सुनना चाहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमती सैंडर्स ने दोपहर कुछ दोस्तों मॉर्टिमर के साथ ब्रिज खेलकर बिताई। वह लगभग 6:15 बजे घर से निकली। उनके दोस्तों के घर से हाइड्रो तक लगभग एक चौथाई घंटे का पैदल रास्ता था। अगर कोई जल्दी करता तो कम। वह लगभग 6:30 बजे घर आई होंगी। किसी ने उन्हें अंदर आते नहीं देखा, इसीलिए वह बगल के दरवाजे से अंदर आई होंगी और सीधे अपने कमरे में चली गईं। वहां उन्होंने कपड़े बदले। ब्रिज पार्टी में पहना हुआ हल्का भूरा कोट और स्कर्ट अलमारी में टंगा हुआ था, और जाहिर तौर पर वह फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रही थीं। तभी उन पर वार हुआ। वे कहते हैं कि बहुत संभव है कि उन्हें पता ही न हो कि उन पर किसने हमला किया। मैं समझता हूं कि सैंडबैग एक बहुत ही कारगर हथियार है। ऐसा लगता है कि हमलावर कमरे में छिपे हुए थे, शायद किसी बड़ी अलमारी में, जिसे उन्होंने नहीं खोला। अब मिस्टर सैंडर्स की गतिविधियों की बात करें। जैसा कि मैंने कहा, वे लगभग 5:30 बजे या उसके कुछ देर बाद बाहर गए। उन्होंने कुछ दुकानों से खरीदारी की और लगभग 6 बजे वे ग्रैंड स्पा होटल पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात 2 दोस्तों से हुई, वही जिनके साथ वे बाद में हाइड्रो वापस आए। उन्होंने बिलियर्ड्स खेला और मुझे लगता है साथ में खूब विस्की और सोडा पिया। ये दोनों आदमी, हिचकॉक और स्पेंडर उनके नाम थे,
वास्तव में 6 बजे से पूरे समय उनके साथ थे। वे उनके साथ हाइड्रो वापस चले गए और उन्होंने उन्हें सिर्फ मेरे और मिस ट्रोलोप के पास आने के लिए छोड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वह लगभग पौने 7 बजे का समय था। उस समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी होगी। मुझे आपको बताना होगा कि मैंने खुद उनके इन 2 दोस्तों से बात की थी। मुझे वे पसंद नहीं आए। वे न तो अच्छे थे और न ही सज्जन। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन था कि जब उन्होंने कहा कि सैंडर्स पूरे समय उनके साथ थे, तो वे बिल्कुल सच कह रहे थे। बस एक और छोटी सी बात सामने आई। ऐसा लगता है कि जब ब्रिज का काम चल रहा था, तब श्रीमती सैंडर्स को फोन पर बुलाया गया था। श्री लिटिलवर्थ उनसे बात करना चाहते थे। वह किसी बात को लेकर उत्साहित और खुश लग रही थीं, और संयोग से 1-2 बड़ी गलतियां कर बैठीं। वे उम्मीद से कहीं पहले ही चली गईं, या उसने विश्वासघात करके उस पर हमला किया था। मिस मार्पल रुक गईं। अच्छा, सर हेनरी ने कहा, जवाब क्या है? मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है? मैं अंदाजा लगाने में कभी अच्छी नहीं होती, मिसेस बेंट्री ने कहा। यह अफसोस की बात है कि सैंडर्स के पास इतना बढ़िया बहाना था, लेकिन अगर इससे आप संतुष्ट हो गईं, तो कोई बात नहीं। जेन हेलियर ने अपना सुंदर सिर हिलाया और एक सवाल पूछा, टोपी वाली अलमारी क्यों बंद थी? तुम कितनी चतुर हो मेरी प्यारी, मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा। यही तो मैं भी सोच रही थी। हालांकि स्पष्टीकरण बहुत सरल था। उसमें कढ़ाई वाली एक जोड़ी चप्पलें और कुछ रुमाल थे, जो बेचारी लड़की क्रिसमस पर अपने पति के लिए कढ़ाई कर रही थी। इसीलिए उसने अलमारी बंद कर दी थी। चाबी उसके हैंडबैग में मिली। ओह, जेन ने कहा, तो फिर यह कोई बहुत दिलचस्प बात नहीं है। ओह, लेकिन यह तो है, मिस मार्पल ने कहा। यही एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, वही चीज जिसने हत्यारे की सारी योजनाएं बिगाड़ दी। सब बुढ़िया को घूर रहे थे। मैंने खुद 2 दिन तक इसे नहीं देखा था, मिस मार्पल ने कहा। मैं उलझन में पड़ गई और फिर अचानक यह सब साफ हो गया। मैं इंस्पेक्टर के पास गई और उससे कुछ करने को कहा, और उसने किया। तुमने उससे क्या करने को कहा था? मैंने उससे उस बेचारी लड़की के सिर पर वह टोपी लगाने को कहा, और बेशक वह नहीं लगा सका। वह नहीं लग रही थी। वह उसकी टोपी नहीं थी, समझ रही हो। श्रीमती बेंट्री घूर रही थी। लेकिन शुरू में तो वह उसके सिर पर थी। उसके सिर पर नहीं। मिस मार्पल अपनी बात समझने के लिए एक पल रुकीं और फिर आगे बोलीं। हमने मान लिया था कि वहां बेचारी ग्लेडिस की लाश थी, लेकिन हमने कभी चेहरा नहीं देखा। याद है, उसका चेहरा नीचे की ओर था और टोपी ने सब कुछ छिपा दिया था। लेकिन उसकी हत्या हुई थी? हाँ, बाद में, जिस समय हम पुलिस को फोन कर रहे थे। ग्लेडिस सैंडर्स जिंदा और स्वस्थ थीं। तुम्हारा मतलब है कि कोई उसका होने का नाटक कर रहा था। लेकिन जब तुमने उसे छुआ तो जरूर वह एक लाश थी। बिल्कुल सही, मिस मार्पल ने गंभीरता से कहा। लेकिन इसे रट लो, कर्नल बेंट्री ने कहा। तुम लाशों को दाएं बाएं नहीं पकड़ सकते। उन्होंने उस पहली लाश के साथ क्या किया? उसने उसे वापस रख दिया, मिस मार्पल ने कहा। यह एक बुरा विचार था, लेकिन बहुत चतुराई भरा। ड्राइंग रूम में हमारी बातचीत ने ही उसके दिमाग में यह बात डाली। बेचारी मैरी, नौकरानी की लाश, इसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए? याद रखो, सैंडर्स का कमरा नौकरों के क्वार्टर के बीच में था। मैरी का कमरा 2 दरवाजों से दूर था। शव को ले जाने वाले अंधेरा होने से पहले नहीं आएंगे। उसे इस बात का अंदाजा था। वह लाश को बालकनी में ले गया। 5 बजे अंधेरा हो जाता था। उसे अपनी पत्नी की एक पोशाक और उसका बड़ा लाल कोट पहनाया, और फिर उसने पाया कि टोपियों वाली अलमारी बंद है। बस एक ही काम था। वह बेचारी लड़की की अपनी एक टोपियां ले आया। किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने रेत का थैला उसके पास रख दिया। फिर वह अपनी सफाई देने चला गया। उसने अपनी पत्नी को फोन किया, अपना नाम मिस्टर लिटिलवर्थ बताया। मुझे नहीं पता उसने उससे क्या कहा। वह एक भोली लड़की थी, जैसा कि मैंने अभी कहा। लेकिन उसने उसे ब्रिज पार्टी से जल्दी निकलवा दिया और हाइड्रो वापस न जाने दिया, और उसके साथ 7 बजे हाइड्रो के मैदान में फायर एस्केप के पास मिलने का इंतजाम किया। उसने शायद उससे कहा था कि उसके लिए उसके पास कोई सरप्राइज है। वह अपने दोस्तों के साथ हाइड्रो लौटता है और तय करता है कि मिस ट्रोलोप और मैं उसके साथ मिलकर अपराध का पता लगाएंगी।
वह लाश को पलटने का नाटक भी करता है और मैं उसे रोक देती हूँ। फिर पुलिस बुलाई जाती है और वह लड़खड़ाता हुआ मैदान में आता है। अपराध के बाद किसी ने उससे कोई बहाना नहीं मांगा। वह अपनी पत्नी से मिलता है, उसे आग से बचने के लिए ऊपर ले जाता है और वे अपने कमरे में दाखिल होते हैं। शायद उसने उसे लाश के बारे में कोई कहानी पहले ही सुना दी हो। वह लाश के ऊपर झुकती है और वह अपना सैंडबैग उठाता है और वार करता है। अरे बाप रे! यह सोचकर ही मुझे अब भी उल्टी आ जाती है। फिर वह जल्दी से उसका कोट और स्कर्ट उतार देता है, उन्हें टांग देता है और उसे दूसरी लाश के कपड़े पहना देता है। लेकिन टोपी नहीं लगेगी। मैरी के सिर पर छज्जा लगा है। जैसा कि मैंने कहा, लेडीज सैंडर्स के बालों का एक बड़ा सा जूड़ा था। उसे लाश के पास छोड़ना पड़ता है और उम्मीद है कि किसी का ध्यान नहीं जाएगा। फिर वह बेचारी मैरी की लाश को उसके कमरे में वापस ले जाता है और उसे एक बार फिर से सलीके से सजाता है। यह अविश्वसनीय लगता है, डॉक्टर लॉयड ने कहा। उसने जो जोखिम उठाए, पुलिस शायद बहुत जल्दी आ गई होगी। तुम्हें याद है, लाइन गड़बड़ा गई थी, मिस मार्पल ने कहा। यह उसकी करतूत थी। वह पुलिस को इतनी जल्दी मौके पर नहीं बुला सकता था। जब वे आते भी थे तो बेडरूम में जाने से पहले मैनेजर के ऑफिस में कुछ देर बिताते थे। यही सबसे कमजोर पहलू था। यह संभावना कि कोई 2 घंटे से मृत शरीर और आधे घंटे से थोड़े ज्यादा समय से मृत शरीर के बीच फर्क देख पाता। लेकिन वह इस बात पर भरोसा करता था कि जिन लोगों ने सबसे पहले अपराध का पता लगाया होगा, उनके पास कोई विशेषज्ञ ज्ञान नहीं होगा। डॉक्टर लॉयड ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि अपराध लगभग 6:45 बजे या उसके आसपास हुआ होगा, उन्होंने कहा। वास्तव में यह 7 बजे या उसके कुछ मिनट बाद हुआ था। जब पुलिस सर्जन ने शव की जांच की तो ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे होंगे। वह शायद नहीं बता सकता था। मुझे ही पता होना चाहिए था, मिस मार्पल ने कहा। मैंने उस बेचारी लड़की का हाथ छुआ और वह बर्फ की तरह ठंडा था। फिर भी थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर ऐसे बोला मानो हत्या हमारे पहुंचने से ठीक पहले हुई होगी, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ देखा, मिस मार्पल, सर हेनरी ने कहा। यह मामला मेरे समय से पहले का है। मुझे तो इसके बारे में सुनने तक का याद नहीं। क्या हुआ? सैंडर्स को फांसी दे दी गई, मिस मार्पल ने तीखे स्वर में कहा। और यह भी कि यह एक अच्छा काम था। मुझे उस आदमी को न्याय के कटघरे में लाने में अपनी भूमिका पर कभी पछतावा नहीं हुआ। मृत्युदंड के बारे में आधुनिक मानवीय संकोच मेरे पास सहन करने लायक नहीं है। उसका कठोर चेहरा नरम पड़ गया। लेकिन मैंने उस बेचारी लड़की की जान न बचा पाने के लिए अक्सर खुद को बहुत धिक्कारा है। लेकिन एक बूढ़ी औरत के जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने की कौन सुनता? खैर खैर, कौन जाने, शायद उसके लिए जिंदगी में खुशहाल रहते हुए मर जाना बेहतर था, बजाय इसके कि वह दुखी और निराश होकर एक ऐसी दुनिया में जीती जो अचानक भयानक लगने लगती। वह उस बदमाश से प्यार करती थी और उस पर भरोसा करती थी। उसे उसका पता कभी नहीं चला। तो ठीक है, जेन हेलियर ने कहा। वह ठीक थी, बिल्कुल ठीक। काश वह रुक गई। मिस मार्पल ने प्रसिद्ध, सुंदर, सफल जेन हेलियर की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं समझ गई, मेरी प्यारी, उसने बहुत धीरे से कहा। अच्छा ऐसा है।